हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का। ऑलरेडी हमने IDC और IRMS देख लिया था, विच वॉज एवरेज करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब देखेंगे और नए नए पैरामीटर जैसे कि फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर एंड वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा एंड मेक योर नोट्स। एक शीट बना लीजिए जहाँ पर आप सारे फॉर्मूलाज राइट डाउन करते रहें, जिससे कि बाद में रिवीजन करते टाइम आपको फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन ना हो। Right, so let's start our discussion on the analysis of half wave rectifier. Right, so सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ RMS एंड एवरेज वैल्यू। सो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम वोल्टेज की भी ले सकते हैं और करंट की भी ले सकते हैं। राइट, सो अभी हमने क्या लिया है? हमने करंट की RMS और एवरेज वैल्यू ली है। तो फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड DC वैल्यू। राइट, सो RMS वैल्यू अपॉन DC वैल्यू को कैसे लिखेंगे? RMS वैल्यू होता है IM अपॉन 2 और DC वैल्यू क्या था? IM अपॉन पाई। सो यहाँ पर IM से IM कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई अपॉन 2, सो जो कि होता है 1.57। सो फॉर्म फैक्टर आ गया हमारा इस केस में 1.57। तो ये चीज आप अपनी शीट में नोट डाउन कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर है 1.57। अब आ जाते हैं एवरेज DC लोड वोल्टेज। हमने DC करंट के बारे में बात करा था, बट हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एवरेज DC वोल्टेज क्या होगी? सो जो VLDC जो हमें निकालनी है, हमें अगर IDC पता है, IDC को अगर मैं लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास VLDC आ जाएगा। लोड पे जो DC वोल्टेज है, जो टोटल करंट जा रहा है सर्किट से, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम ही है। अगर IDC जा रहा है, IDC को RL से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें VLDC मिल जाएगा। राइट, सो IDC को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? IDC को रिप्रेजेंट करते थे VM अपॉन पाई इंटू R2 प्लस RF प्लस RL। तो ये था मेरा IDC। राइट, अब इस IDC को मुझे क्या करना है? RL से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मैंने RL से मल्टीप्लाई करा तो मुझे VLDC मिला। तो इस पूरे पैरामीटर को RL से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे? VM अपॉन पाई RF प्लस R2 प्लस RL इंटू RL। नाउ आई टोल्ड यू कि RL बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू R2 एंड RF। तो जब RL की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट सपोज RL है हमारा 2 किलो ओम और R2 प्लस RF दोनों मिला के 0.5 ओम, तो हम 0.5 को 2 किलो ओम के कंपैरिजन में हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो RL हमारा यहाँ पर इस पूरे टर्म को RL से रिप्लेस कर सकते हैं। RF प्लस R2 प्लस RL को सीधा मैं RL लिख दूंगी। सो VM अपॉन पाई इंटू RL मल्टीप्लाइड विद RL। तो ये वाला RL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VLDC क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल टू VM अपॉन पाई। राइट, सो हमारे पास जो लोड पे DC वोल्टेज आया वो आया VM अपॉन पाई, जो कि एक्चुअल DC वोल्टेज भी था। राइट, अब आ जाते हैं RMS लोड वोल्टेज। RMS लोड वोल्टेज क्या होगा? RMS लोड वोल्टेज में हम RMS को मल्टीप्लाई करेंगे RL से। जैसे हमने IDC को मल्टीप्लाई करा था लोड रेजिस्टेंस से, यहाँ पर RMS करंट को मल्टीप्लाई करेंगे लोड रेजिस्टेंस से। सो VL RMS क्या हो जाएगा? IRMS इंटू RL। सो IRMS क्या है? IRMS हो जाएगा यहाँ पर VM अपॉन 2 RL प्लस R2 प्लस RF। राइट, तो ये हमारा हो जाएगा IRMS। IRMS कैसे हमने रिप्रेजेंट करा था? VM अपॉन 2 टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस RF प्लस RL। राइट, इसको अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है RL से, तो मुझे VL RMS मिल जाएगा। अगेन सेम ही कंसीडरेशन है, RL बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू R2 प्लस RF। सो हम इस पूरी टर्म को हटाकर सिर्फ RL से रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में RL है और ये RL है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे आएगा? VM इंटू RL अपॉन RL इंटू 2। राइट, सो ये RL और ये RL कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? VM अपॉन 2। राइट, सो जो VL RMS होगा वो डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा VM अपॉन 2, जो कि था हमारा VRMS। तो हमने देखा जो लोड पर RMS वोल्टेज है और DC वोल्टेज है वो एक्चुअल DC वोल्टेज और RMS वोल्टेज के इक्वल है। आई होप आपको समझ आया होगा।
नाउ मूव टू द रिपल फैक्टर। व्हाट इज द रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे मुझे किसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पता लग जाएगा। रिपल फैक्टर हम फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी देखेंगे। सो रिपल फैक्टर होता क्या है? रिपल फैक्टर मुझे बताता है कि जो आउटपुट है उसमें कितना परसेंटेज है एसी कंपोनेंट का। रिपल फैक्टर मेजर्स द परसेंटेज ऑफ एसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफाइड आउटपुट। ठीक है, जो आउटपुट आया वो परफेक्ट डीसी कभी नहीं होगा, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट होगा। राइट, हमने वेवफॉर्म देखे थे वेवफॉर्म ऑसिलेटिंग पल्सेटिंग वेवफॉर्म आए थे, तो वो जो पल्सेटिंग वेवफॉर्म थे उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी होगा। अब रिपल फैक्टर मेजर करता है कि कितना एसी कंपोनेंट है हमारे आउटपुट में। ठीक है, जो रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, बट इस डीसी में परफेक्ट डीसी नहीं होता, ये एसी प्लस डीसी होता है। आइडियली रिपल फैक्टर 0 होना चाहिए जो कि होता है प्योर डीसी, बट प्योर डीसी कभी भी हमें रेक्टिफायर से नहीं मिलेगा। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन आउटपुट, कि आउटपुट में एसी कंपोनेंट कितना है उसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट। इसको डिवाइड करेंगे डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट से। अब जो एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट उसे कैसे लिखेंगे? अगर टोटल करंट आउटपुट का आई है तो ये कंपोज्ड होगा आई डीसी प्लस आई एसी से। आउटपुट में कुछ डीसी कंपोनेंट होगा, कुछ एसी कंपोनेंट होगा। राइट, सो अगर हमें यहाँ पर से एसी कंपोनेंट लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालनी है सिर्फ एसी कंपोनेंट की। राइट, तो एसी कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे? आई एसी हो जाएगा, आई डीसी को इस साइड ले जाइए, आई माइनस आई डीसी। राइट, सो ये हो गया आई एसी। अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आई एसी हो गया आई माइनस आई डीसी। आरएमएस वैल्यू के फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, जो कि होता है 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस 0, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई। हम एक फुल साइकिल की बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट्स अपर लिमिट, लोअर लिमिट थी 0, अपर लिमिट थी 2 पाई। यहाँ पर आई ए सी स्क्वायर डी ओमेगा टी पावर 1/2। आई ए सी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, आई माइनस आई डी सी स्क्वायर डी ओमेगा टी पावर 1/2। अब ये क्या बना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, सो ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। ए क्या है, ए है आई, सो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, सेम चीज रहेगी, 1 अपॉन 2 पाई यहाँ पर रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई यहाँ रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो आई स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर माइनस 2i इंटू आई डी सी डी ओमेगा टी पावर 1/2। राइट, तो अब हमारे पास ये 3 कंपोनेंट है, हम तीनों कंपोनेंट को अलग अलग करके लिख देंगे। तो सब में इंटीग्रेशन और ये जो 1 अपॉन 2 पाई है अलग अलग कर लिख दिए, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई डी सी स्क्वायर डी ओमेगा टी माइनस यहाँ पर 2 और आई डी सी कॉन्स्टेंट है। आई डी सी कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि आई डी सी की वैल्यू या तो हमारी आई एम पे डिपेंड करती है कांस्टेंट पर, तो आई एम खुद एक कांस्टेंट, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो जिससे हमें पता लगता है आई डी सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको भी हमने पुल आउट कर लिया, 2 को भी पुल आउट कर लिया, यहाँ बचा 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। राइट, और पावर 1/2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो फॉर्मूला है, अगर आप देखें ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में मैं 1/2 पावर भी लगा दूं, यहाँ पर पावर 1/2 होती तो ये आई आर एम एस का फॉर्मूला बन जाता, बट यहाँ पावर 1/2 नहीं है, तो ये आई आर एम एस स्क्वायर का फॉर्मूला है। राइट, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, यहाँ पर क्योंकि आई स्क्वायर है तो ये आई आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो हमारे को पता लग गया कि पहला टर्म हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर से। ये क्या है, आई डी सी, आई टोल्ड यू कांस्टेंट है, इसे हम पुल आउट करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, आई डी सी अपॉन 2 पाई। ठीक है, डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी आएगा, जहां पर हम लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई माइनस 0 2 पाई बचेगा, तो ये अपॉन 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई डी सी स्क्वायर, तो आई आर एम एस स्क्वायर प्लस आई डी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 आई डी सी तो कांस्टेंट है, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, राइट, अगर मैं सिर्फ इस पैरामीटर को देखूं तो ये क्या है, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई डी ओमेगा टी। ये क्या था, ये तो था डीसी वैल्यू ऑफ करंट, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी डीसी से। सो
2IDC इंटू IDC क्या हो जाएगा 2IDC स्क्वायर पावर 1/2। तो हमारे पास क्या आया IRMS स्क्वायर प्लस IDC स्क्वायर माइनस 2IDC स्क्वायर पावर 1/2। तो यहाँ पर IDC स्क्वायर माइनस 2IDC स्क्वायर बचेगा क्या माइनस IDC स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास IAC RMS क्या आया IAC RMS आया हमारे पास IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर पावर 1/2 राइट। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा IAC RMS राइट IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर पावर 1/2। नाउ हमें एक पैरामीटर मिल गया है RMS वैल्यू ऑफ AC कॉम्पोनेंट राइट IRMS AC मिल गया है। नाउ वी कैन डिवाइड इट विद DC एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है एवरेज वैल्यू हमें पता है IDC होती है, इस चीज को हम IDC से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिपल फैक्टर R आ जाएगा। R आ जाएगा IAC RMS अपॉन IDC। IAC RMS की वैल्यू पुट करी IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर पावर 1/2 डिवाइडेड बाय IDC राइट। तो इसको अगर हमें इस पावर के अंदर लेकर जाना है तो IDC स्क्वायर हो जाएगा और इसे हम दोनों IRMS और IDC के अंदर नीचे ले जाएंगे। सो कैसे लिखेंगे IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर पावर 1/2 राइट। सो अब इसको और इसको अलग अलग कर लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे IRMS अपॉन IDC स्क्वायर माइनस IDC अपॉन IDC स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1। सो ये हो जाएगा IRMS अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/2। ये क्या था IRMS अपॉन IDC, ये तो था फॉर्म फैक्टर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 1/2 और अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी 1.57। लेट्स पुट इट। सो R आ जाएगा अंडर रूट 1.57 स्क्वायर माइनस 1। तो R की वैल्यू आ जाएगी 1.21। ये है हमारा रिपल फैक्टर राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे रिपल फैक्टर निकाला है मैंने। नाउ कम्स द वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लगा रखा है उसे मैं कैसे रिप्लेस करूंगी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी DC वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर R2 क्या है सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की वजह से जो रेजिस्टेंस है R2 ड्यू टू द रेजिस्टेंस ड्यू टू द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, R1 है ड्यू टू द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड राइट। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है जो डायोड की वो R1 से रिप्लेस कर दी है और यहाँ पर मेरे पास लोड रेजिस्टेंस है RL। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें निकालना है V आउटपुट DC राइट। सो ये जो V आउटपुट DC होगा ये अगर हम इसे रेगुलेट कर दें V आउटपुट DC को कैसे लिखेंगे VDC यहाँ से जो वोल्टेज गया डिवाइडेड बाय R2 प्लस RF प्लस RL इंटू RL। ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन लॉ। वोल्टेज डिवीजन लॉ के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हमने सप्लाई करी थी जो थी VDC इनटू द रेजिस्टेंस जो कि हमें जहाँ के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है। सो VDC इंटू RL डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R1 अपॉन प्लस RL। सो VDC इंटू RL अपॉन R2 प्लस RF प्लस RL। तो यहाँ पर अगेन मैं कंसीडर कर लूंगी कि VDC अपॉन R2 प्लस RF प्लस RL ये है मेरा IDC इंटू RL। नाउ अगर आप RL को डिक्रीज कर रहे हैं, RL को डिक्रीज करा क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटेड है तो जैसे ही RL डिक्रीज होगा यहाँ पर जो करंट है IDC वो इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज हो जाएगा तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है R2 के अक्रॉस ज्यादा करंट जाएगा, R1 के अक्रॉस ज्यादा करंट जाएगा। अगर ज्यादा करंट जा रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट में कम वोल्टेज आएगी राइट। सो हमें क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेटेड है तो इसकी वजह से हमारे पास R2 और R1 पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है। अब हमारे पास दो कंडीशन होती है, नो लोड और फुल लोड कंडीशन। नो लोड मतलब हम R2 और R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को जीरो एज्यूम कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई लोड है नहीं यहाँ पर और तो R2 और R1 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट पर आ जाएगा। VFL मतलब वोल्टेज एट फुल लोड। वोल्टेज एट फुल लोड मतलब R2 और R1 की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट जा रहा है यहाँ से, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो मिनिमम आएगा। तो हम इसका ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, V एट नो लोड इज मैक्सिमम, V एट फुल लोड इज मिनिमम।
तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, V एट नो लोड माइनस V एट फुल लोड डिवाइडेड बाय V एट फुल लोड, राइट। नो लोड पे वोल्टेज माइनस फुल लोड पे वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड पे वोल्टेज मल्टीप्लाई विद 100। सो यहाँ पर VNL रिप्रेजेंट वोल्टेज एट नो लोड, VFL रिप्रेजेंट्स वोल्टेज एट फुल लोड। सो यहाँ पर ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, लोड रेगुलेशन भी, क्योंकि हम लोड को भी यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं। लोड की आइडियल वैल्यू 0 होनी चाहिए, हम आइडियली कंसीडर करते हैं R1 R2 दोनों 0 है और उस केस में हम लोड वोल्टेज निकालते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा जितने भी पैरामीटर्स मैंने डिस्कस करे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के, एंड दिस इज हाउ हम वाइंड अप कर देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। कहीं कुछ डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।